एक चीज है सर जो मेरे दिमाग में आ रही है जी कि बताइए। ये जो TGIF का कंसेप्ट है ये मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है। आप प्रॉपर्ली इसको प्लान कर लेते हैं। यू कॉल मी एवरी फ्राइडे एंड यू मेक श्योर दैट वी ओनली टॉक अबाउट TGIF। और ये आपका कुछ मार्केट इंटरनल सेटिंग अब मुझे महसूस हो रही है कि थर्सडे से ही आपने TGIF की तैयारी कर ली। बोले आए और बात हो TGIF की तो TGIF ही होना चाहिए। एंड इफ आई एम करेक्ट, ये शायद हमारा थर्ड या फोर्थ TGIF है जो चले जा रहा है। वीक में कुछ भी होता हो, TGIF हम मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो TGIF का टेक्निकल कारण एक और है सर। अब वो ये है कि क्योंकि इसके बाद फ्राइडे की पार्टी करने के बाद दर्शकों के लिए, मैं मेरे भी तो है ही है, लेकिन दर्शकों के लिए खासकर बताऊं कि सर सैटरडे संडे 2 दिन का वो वाला रिलैक्स टाइम मिलता है जिसमें वो चीजों को डिटेल में पढ़ समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो वो एक इंटरेस्टिंग, मतलब पढ़ाई के लिए ऐसे होता है ना कि हम लोग कई चीजों को, कई कामों को रख देते हैं कि यार इसको सैटरडे में किया जाएगा या संडे में रखेंगे, देखते हैं। तो कोई भी ऐसी वाली चीजें बुकिंग होती है घर के अंदर में भी, आपको जब नल ठीक कराना होता है और बिजली ठीक करानी होती है, कुछ करना होता है, तो आप कहते हैं सैटरडे संडे का शेड्यूल कर देते हैं, बुला लेंगे, देखा जाएगा, या कहीं जाना या शॉपिंग करनी है। तो ये उस तरीके की चीज है जो थोड़ी सी डिटेल में, जहां पे थोड़ा फोकस करना होता है, जहां आपाधापी नहीं। बाकी दिनों में आज भी इनफैक्ट अभी जो है ना वो आपाधापी है कहीं ना कहीं, क्योंकि चलता हुआ बाजार का दिन है। लेकिन आज आपके साथ में जो हम चर्चा करते हैं, अभी इसको 2 दिन तक कंजम्पशन के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए बढ़िया तरीके से समय मिलता है दर्शकों को, और उसका फायदा मिलता है। तो कई बार होता ही है कि हम ये वाले वीडियो को जब हम अलग से निकालेंगे भी लाइव शो के बाद से, तो ये भी अक्सर अगले दिन या उसके अगले दिन, मतलब सैटरडे या संडे में पब्लिश होते हैं, और ये डिटेल जानकारी होती है, थोड़ी आराम से तसल्ली से हम समझ रहे होते हैं। तो ये इंट्राडे ट्रेड वाली चीजें तो हम आपसे करते नहीं है आपके साथ में। हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट समझते हैं, क्यों इन्वेस्ट करना है, किसमें इन्वेस्ट करना है, और उसको आराम से समझ के और डिटेल में। तो कई बार होता है क्या कि वो जो हमने आपने देखा है कि कई बार दर्शक उस पे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कर देते हैं, और उसके चलते हमने फीडबैक को लेकर के फिर आपने भी वाली चीजें इंक्लूड करी हैं इस सेगमेंट में, कि जब आप रिवॉर्ड बताते हैं तो रिस्क भी बता देते हैं कि कहाँ क्या चैलेंजेस हैं और वो सारी चीजें। तो ये बढ़िया सेगमेंट होता है, इसको आराम से तसल्ली से फ्राइडे को करते हैं। आपका थोड़ा सा फ्राइडे खराब करते हैं, आपका टाइम ले लेते हैं, लेकिन TGIF हो जाता है हमारे लिए, दर्शकों के लिए। ठीक है, चलिए बताइए सर, रचित सर, आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये नहीं बोलूंगा टाइम खराब होता है सर। आपके पास आना और आपसे बात करना और दर्शकों से इंटरेक्ट करना, ये आई एक्चुअली लुक फॉरवर्ड टू इट। और एवरी थर्सडे इवनिंग आई वेट कि हाँ ठीक है, कल का आई हैव टू गिव द कंफर्मेशन एंड आई एम ऑलवेज हैप्पी सर। सर, कुछ चीजें हैं जो कॉल के पहले मैं आपके और दर्शकों के समक्ष रखना चाहूंगा जी कि 16,300, 15,200, 17,100 लेवल्स कुछ भी हो सर निफ्टी के, मगर मैंने जो शुरू में ही बात कही है और आज भी मैं वापस दोहराना चाहूंगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स आर ऑलवेज गुड टू इन्वेस्ट। ट्रेडिंग लेवल जरूर आपके इतने जो हाई बीटा मार्केट होते हैं उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं सर, इन्वेस्टमेंट कभी खराब नहीं होता। और पिछले कुछ दिनों से मेरी इस बात को बहुत लोग जानना चाह रहे हैं कि ऐसा क्या है इंडियन मार्केट्स में जो आप देख रहे हैं जिसके कारण से आपको ऐसा लगता है कि इंडियन मार्केट्स आर ऑलवेज गुड टू इन्वेस्ट। इन्फ्लेशन अपनी जगह है, यूएस अपनी प्रॉब्लम में चल रहा है, चाइना की अपनी प्रॉब्लम चल रही है। तो सर मैं आज थोड़ा सा समय लेना चाहूंगा, 2 मिनट में ये एक्सप्लेन करना चाहूंगा सर कि एग्जैक्टली आगे हमको दिख क्या रहा है और क्या वो कारण है कि मैं इतना ज्यादा बुलिश हूं इंडियन स्टॉक मार्केट में। सर अभी हम देखें तो ग्लोबल स्टॉक मार्केट में दो ही ऐसी सिस्टम्स हैं, दो ही ऐसी इकोनॉमी है जो ग्लोबल स्टॉक मार्केट को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से ड्राइव कर रही है। सर एक है यूएस स्टॉक मार्केट जिसपे कंजम्पशन स्टोरी चलती है, एक है चाइना स्टॉक मार्केट जो उस कंजम्पशन की भरपाई के लिए प्रोडक्शन स्टोरी पे निर्भर करता है। सर बट आज के टाइम आप देखें तो दोनों ही इकोनॉमीज में अपनी अपनी प्रॉब्लम्स चले जा रही हैं, बिकॉज ऑफ विच थोड़ा सा एक इससे शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। और इस शिफ्ट होता हुआ जब दिख रहा है सर, तो मैं कहूंगा कि वो शिफ्ट सबसे बड़ा जो हो सकता है वो इंडियन स्टॉक मार्केट में हो सकता है, क्योंकि ग्लोबली अगर हम देखें तो सर दोनों चीजें आपके देश में प्रेजेंट है। धीरे धीरे ग्रेजुअली आप एक प्रोड्यूसर भी बनते जा रहे हैं, और जो आपकी पॉपुलेशन है आज के टाइम 130 करोड़ की जनता जो है उसका कंजम्पशन स्टोरी अगर आप फुलफिल अपने ही प्रोडक्शन से करेंगे सर, तो आप एक ऐसी सिचुएशन में आ जाएंगे कि आप अपनी ही
इकोनॉमी के लिए कंज्यूम भी कर रहे हैं और अपने ही इकोनॉमी के लिए प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। तो सर जो दो अलग अलग सिस्टम है वो दोनों ही आपके पास अवेलेबल हैं, और कंजम्पशन और प्रोडक्शन इस दोनों चीजों पे ही इकोनॉमी चलती है। तो सर वो एक सबसे बड़ा कारण है जिसको लेके मैं हमेशा बुलिश रहता हूँ, और मैं आज के लिए बुलिश नहीं हूँ, मैं 2024 के लिए बुलिश नहीं हूँ, मैं बुलिश हूँ सर फॉर एटलीस्ट नियर 10 to 15 ईयर्स। और ये 10 to 15 ईयर्स अगर किसी को भी बहुत ही बड़ा और बहुत ही अनरियलिस्टिक टाइम लग रहा हो तो सर मैं एक चीज याद दिलाना चाहूंगा कि जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारे वेटरन्स हैं, उनको पक्का ये बात पता होगी। नयों को हो सकता है शायद वो इतना ज्यादा हिस्टोरिकल चीजों को नहीं रीड करते हो। सर जो सबसे बड़ा बुल रन, उसको हम .com वगैरह से बोलते हैं कि वो सब था, ऐसा नहीं है सर। सबसे बड़ा बुल रन जो हमारी हिस्ट्री ने देखा है दैट वाज अ जापानीज बुल रन, और सर वो 1950 से चालू हुआ था और 1989 तक चला था। तो सर 39 इयर्स, 40 साल मान लीजिए, और 4 डेकेड्स का ये बुल रन था। सर हमारे 10-15 साल जब तक हम मार्केट देख रहे हैं ये बुल रन कंटिन्यू होने वाला है। ब्लिप्स आएंगी, करेक्शन आएंगे, करेक्शंस आर ऑलवेज गुड टू बाय, और ऊपर के लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग करना जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं वो करना चाहिए। जैसे कि पिछले फ्राइडे जब आपकी और हमारी बात हो रही थी तो मैंने आगाह भी किया था कि यहाँ पे एक हम करेक्शन देख रहे हैं, और उन लेवल से मार्केट करीबन 350-400 पॉइंट करेक्ट किया और उसके बाद वापस आज ऊपर आ गया है। और आज के लेवल्स अगर हम सर निफ्टी के देखें तो अब रेंज थोड़ी सी बदल गई है सर। एक इमीडिएट सपोर्ट निफ्टी का है जो है वो 16,800 का बहुत क्लियरली दिख रहा है। जो पहले रेजिस्टेंस था वही सपोर्ट बन चुका है। 16,800 के ऊपर आप क्लोजिंग करते हैं सर, पहला लेवल आपको जो दिखता है वो दिखता है 17,600, और दूसरा लेवल जो आपको दिखता है वो दिखता है 18,100। ये हो गया आपका पूरा अभी जो टेक्निकल लेवल दिख रहा है वो है। और इसमें एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा सर कि इस मार्केट को अब सेल ऑन रैली के बजाय बाय ऑन डिप में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। अब ये मार्केट एक अलग ट्रैजेक्टरी में जा रहा है, और अगर हम बोलें कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इट इज अगेन अ वेरी गुड मार्केट। ये तो हो गई सर मार्केट ओवरव्यू, और क्यों मैं हमेशा बुलिश रहता हूं उसके पीछे का कारण। आज जो मैं आपके लिए स्टॉक्स लेकर आया हूं सर, पहला स्टॉक है, हाँ रचित जी उस पे आता हूँ। और ये जो इंटरेस्टिंग चीज है जो बाजार इकोनॉमी देश की उस सारा उसका भविष्य जो आपने बता दिया है, और उसमें जैसे अगर आपको याद हो दिनेश शर्मा जी हमेशा हमारे साथ में जुड़ते हैं, जिनके बारे में मैं पिछली बार बता रहा था, पिछली बार भी बताया था मैंने। तो वो कुछ कुछ चीजें कह रहे हैं जैसे गुड गवर्नेंस एक बड़ा फैक्टर है, शायद वो ये कहना चाह रहे हैं कि देश को इकोनॉमी का जो बेहतर इकोनॉमी चलने वाली है या देश की तरक्की जिसकी हम बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक सर्ज की रिवाइवल की बात कर रहे हैं, तो उसमें शायद गुड गवर्नेंस एक मेजर फैक्टर होगा। तो वो एक चीज है। ठीक है चलिए मैं उस पर कुछ कहूंगा नहीं, नो कमेंट्स। वो है। और दूसरी चीज दिनेश जी एक अच्छी चीज कह रहे हैं कि अगर हम बनाएंगे नहीं तो हम खाएंगे कैसे। मतलब इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कंज्यूम करने के लिए तो कंजम्पशन स्टोरी बहुत बड़ी है, और उस कंजम्पशन स्टोरी को भी अगर हम केवल इस्तेमाल कर लें, यूज कर लें, यानी कि लोगों को सामान चाहिए है और सामान चाहिए है तो हम अगर उसको बना लें और उस पर अगर हम इंपोर्ट पे निर्भर ना रहे तो अपने आप ही वो एक बढ़िया तरीके से एक इकोनॉमी को खड़ा कर देता है। इसको बहुत माइक्रो लेवल पे गांधी जी ने कहीं वो जो गांव के लेवल पे जो कहा था, तो वो वही वाले कहीं एक विजन था, जिसको उसको क्या विजन बोलते थे सर आपको याद है? वो कुछ नाम कुछ ग्राम वहीं से ग्राम पंचायत और ग्राम सभा का और ये वाला सारा कॉन्सेप्ट निकल के आया था। तो बेसिकली हर गांव को सेल्फ सस्टेनेबल बनाने का उनका एक विजन था कि अगर हर गांव के अंदर में सारी चीजें, और वो जो खादी का भी जो कॉन्सेप्ट था, चरखे का भी था, वो वहीं से उसी के निकल के आया था कि जब वो कहते थे कि खुद ही अगर हम अपना सूत कपास और कपड़ा वो करके और सारी चीजें और खुद ही बना लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं सेल्फ सस्टेनिंग हर गांव अपने आप में। अब उतना आसान या उतनी चीजें नहीं है, उतना या उतना छोटा लेवल पे नहीं, लेकिन अगर पूरा इंडिया अपने आप में सेल्फ सस्टेनिंग हो जाता है तो बहुत हद तक, क्योंकि हम कंजम्पशन भी बहुत कर सकते हैं और प्रोडक्शन भी अगर उतना ही कर लें तो निश्चित रूप से इंडिया को अब कोई रोक तो नहीं सकता। और वो तो निश्चित रूप से हम उस ट्रैक पे तो है ही हैं कि जहां से एक सुपर फ्लाइट हमारी चालू है। जी रचित सर अगर आप इस पे कोई क्लोजिंग कमेंट देना चाहें ओवरऑल इकोनॉमी पे। सर देखिए दिनेश सर की जहां तक बात है उनकी बात मैं समझ सकता हूं, और इसमें एक बात कहूंगा सर कि वो बहुत हद तक मतलब कुछ जरूर चीजें हैं जो हमारी गवर्नमेंट कर रही है
जैसे मतलब अगर आप देखें जिस तरीके से आज के टाइम हमारी जो नितिन गडकरी जी हैं वो जिस तरीके से ऑटोमोटिव सेक्टर में आज के टाइम सर चीजें चेंज कर रहे हैं, मतलब आई एम नॉट, मैंने बहुत सारी गवर्नमेंट्स को ऐसे वर्क करते हुए देखा नहीं है सर, और इनके टेन्योर में जिस तरीके से हमारा ऑटोमोटिव सेक्टर आज एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है सर, आई एम अ बिग फैन। और आपने देखा होगा यूजुअली जो यहाँ पे आके मैंने लॉन्ग टर्म अपनी कॉल्स भी दी है वो सर बहुत ज्यादा ऑटोमोटिव सेक्टर से ही रिलेटेड होती है, क्योंकि सर वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं काबिले तारीफ है। और सर जरूर हमारी कुछ इंटरनेशनल पॉलिसीज भी आज बहुत ज्यादा अच्छी हैं, जिस तरीके से हमने अपना स्टांस मेंटेन किया और उससे जो हम इकोनॉमिक बेनिफिट उठा रहे हैं रशिया यूक्रेन की सिचुएशन में, तो सर मतलब मैं समझूंगा कि आज के टाइम में दिनेश जी की बात कुछ हद तक सही है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हैं सर, वो हर सिस्टम में होती है, मैं समझता हूँ, बट हाँ गवर्नमेंट हमारी प्रोएक्टिव है। और कुछ चीजों को अगर हम छोड़ दें जो कर रही हैं और जिनके बारे में हम नहीं यहाँ डिस्कस करें क्योंकि सर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू का डिस्कशन कर रहे हैं, उनको छोड़ दें तो ठीक है, अच्छा काम हो रहा है। और सर जो इंडियन कॉर्पोरेट्स हैं वो भी अच्छे से काम कर रहे हैं आज के टाइम, दे आर गोइंग इंटरनेशनल, तो अच्छा है सर, पूरा सिचुएशन अच्छा लगता है। ठीक बात है, दोनों तरीके की चीजें हैं। और गुजरात से अगर आप आते हैं तो आपको बिजनेस निश्चित रूप से ज्यादा अच्छे तरीके से आता है, व्यापार करना आता है, तो इकोनॉमी चलाना भी आ सकता है या आता होगा। तो वो कहीं ना कहीं एक वो वाली चीजें हैं, तो वो दिख रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है देश के अंदर में कि जिस तरीके से वो वाली चीजें काम कर रही हैं, बिजनेस या बिजनेस हाउसेज या ब्रांड, तो वो एक चीज है। दूसरी चीज गडकरी जी की जो आप बात कर रहे हैं, निश्चित मैं पर्सनली गडकरी जी का बड़ा फैन हूँ, और बहुत जगह मैंने बहुत पब्लिकली बहुत फोरम्स में और कई जगह ये कहा हुआ है कि मतलब कई बार इतना अच्छा काम और इतने 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 ऑर्गेनाइज तरीके से और इतने बेहतर तरीके से वो करते हैं कि मुझे लगता है कि शायद सब कुछ उन्हीं को सौंप देना चाहिए। तो उस ये पे सर थोड़े मैं नाराज बहुत बार सोचता भी हूँ। ठीक है, तो वो है कि मैं कहता हूँ कि केवल उनसे गाड़ी क्यों चलवाइए और केवल सड़क क्यों बनवाइए, देश उन्हीं से बनवा लीजिए, वो ज्यादा अच्छा बना देंगे, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो सर वो बोलते कम है, हाँ, बोलते कम है। काम बहुत। और सर मैंने मतलब कुछ एक चीज आप देखिएगा, जैसे वो अपनी जो हाइड्रोजन बेस्ड कार पार्लियामेंट में ले गए और सारी चीजें, सर ही इज वन मैन हु डज नॉट टॉक्स मच अबाउट व्हाट ही इज डूइंग। और सर वो अपना पूरा का पूरा प्लानिंग करके और सामान आपके सामने रख देते हैं और फिर डेडलाइन दे देते हैं कि इस टाइम तक हम ये काम करने वाले हैं, तो आप लोग तैयार हो जाइए। सर ये एक पॉलिटिशियन के लिए और जिस जगह वो हैं वो अपने आप में काबिले तारीफ है। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं सर। और करके दिखाते हैं सर वो, तो वो डेडलाइंस के अंदर में चीजें हो चुकी होती हैं। जिस हाईवे को वो जिस दिन बोलते हैं कि इस तारीख इस साल तक बन जाना चाहिए, उस साल के बहुत महीनों पहले वो बन चुका होता है, वो सामने होता है, या उसके पहले उसका उद्घाटन हो चुका होता है। अभी हाल ही का मैं बताऊं, उस हिसाब से एक एग्जांपल देता हूँ सर। जहां से हम ये शो को करते हैं, गुड़गांव के अंदर में, जहां हमारा स्टूडियो और पूरा सेटअप है, जहां से हमारी कंपनी ऑपरेट करती है, चैनल ऑपरेट करता है, गुड़गांव के अंदर में कुछ एक हाईवेज बन करके तैयार थे और रुके हुए थे उद्घाटन के लिए। वो जो एक ऑफिशियल, आप जानते हैं कि एक सरकारी कार्यक्रम होता है और कोई नेताजी आएंगे, कोई मंत्री जी आएंगे और फीता काटेंगे, और तब तक जब तक नहीं कटेगा फीता तब तक वो चालू नहीं होगा। तो पर्सनली गडकरी जी को जब ये जानकारी हुई तो उन्होंने पर्सनली इंस्ट्रक्शन दे करके उसको चालू करवा दिया। बोला उद्घाटन बाद में होता रहेगा, सड़क अगर तैयार है और सारे टेस्टिंग हो चुके हैं तो आम जनता के लिए ट्रैफिक उस पर खोल दिया जाए। वो हाईवेज, वो फ्लाईओवर्स वो चालू हो गए, और अभी तक उनका उद्घाटन नहीं हुआ। ये मुझे लगता है कि शायद ही रेयरली ऐसा हिंदुस्तान के अंदर में होता होगा या हुआ होगा, वरना छोटी छोटी पतली पतली गलियों की बात करें, वहां तक तब तक नहीं चालू होता काम जब तक कोई नेताजी आकर के फीता नहीं काट लें और अपना पत्थर ना लगा दें। यहाँ पूरा पूरा हाईवे के फ्लाईओवर्स और पूरा पूरा कनेक्शन, तो वो सारी चीजें वो चालू हो गया, तो वो जबरदस्त चीज है।